नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत पामानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 8 अप्रैल 2022 है और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आधार के साथ जुड़ी हुई कुछ इश्यूज हैं, इसको डिस्कस करने वाले हैं। माइनर ऑफेंसेस कैसे एक बड़ा हेडेक बन चुके हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे एंड देन द फाइनल टॉपिक इज सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ जुड़ा हुआ एक अपडेट है। इससे पहले का जो लेक्चर है 7 अप्रैल वाला लेक्चर, उसमें मैंने आपको जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है अनिल साबरी, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका राइट आंसर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। सेफ गार्ड आधार, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। आज हमारे देश में 99.9% एडल्ट्स के पास या फिर 1.3 बिलियन रेसिडेंट्स के पास आधार कार्ड है। मीन्स ये 1.3 बिलियन जो है उसमें बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन एडल्ट्स की बात करें तो 99.9% एडल्ट्स के पास आधार है। तो टोटल हमारे देश में 1.3 बिलियन से भी ज्यादा रेसिडेंट्स के पास आधार है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आधार जो है वो काफी स्प्रेड हो चुका है एंड आधार इज ए सॉर्ट ऑफ डी फैक्टो यार्ड स्टिक। जो दूसरे सारे डेटा बेसिस है तो उसका भी एक बेस बन चुका है आधार, राइट। इट इज सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा बेस इन इंडिया, क्योंकि आधार से ही आपका बैंक अकाउंट, राइट, उसको भी हमने लिंक करवा दिया है। फिर आपका पैन नंबर है, आपका सिम जो निकालना है नया आपको, इसके लिए चाहिए। अगर सिम को अपडेट नहीं किया है तो उसको भी अपडेट करना है, इन द सेंस के उसको भी लिंक करना है आधार के साथ। तो मोस्टली सारी चीज़ें, आप पासपोर्ट निकालने के लिए जाते हैं यू नीड आधार, तो मोस्टली राशन कार्ड के साथ एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन। तो बाकी की सारी चीज़ों के साथ आधार जो है उसको लिंक किया गया है। कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं आधार के साथ जुड़े हुए। पहला आधार जो है वो 2010 में इश्यू किया गया था और 6 सालों के अंदर 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों के पास जो है वो आधार आ गया है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, राइट। अब ये सारे फैक्ट्स आपको उतने ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इस आर्टिकल में ये है कि कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने इसी वीक अपना एक परफॉर्मेंस ऑडिट प्रेजेंट किया है। और आधार का जो रेगुलेटर है, आधार को कौन हैंडल करता है? यूआईडीएआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो यूआईडीएआई है, जो आधार का रेगुलेटर है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये रिपोर्ट कैग ने तैयार किया है। और ये रिपोर्ट ये कहता है कि ये यूआईडीएआई जो है, ये इसकी सिस्टम्स और इसकी प्रोसेसेस जो हैं ये काफ़ी अनसेटिस्फैक्ट्री है, अप टू द मार्क नहीं है। लेक्सिटी यानी कि बहुत सारी ढिलाई हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि आधार जो है वो कितने सारे दूसरे डेटा के साथ जुड़ा हुआ है। और यूआईडीएआई जो है ये आधार को सब कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से चलाता है। ये यूआईडीएआई कुछ रजिस्ट्रार्स को अपॉइंट करता है और फिर उनके नीचे सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, और फिर ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो हमारा डेटा कलेक्ट करके यूआईडीएआई के पास पहुंचाते हैं और सारा डेटा जो है वो सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी में अपलोड किया जाता है। अब आपका कोई थर्ड लेयर का जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, या फिर अगर आपको लेट्स से फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है कोई, लेट्स से बैंक, आप बैंक के पास गए, आपको लोन चाहिए वगैरह एक्सेट्रा जो भी है, क्रेडिट कार्ड निकलवाना है, डेबिट कार्ड निकालना है, तो ऑथेंटिकेशन के लिए ये सारा डेटा किसके पास जाता है? सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी के पास जाता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लेयर्स हैं, तो हमारा डेटा जो है वो लीक हो सकता है। दिस इज वन थिंग, एक बड़ा इश्यू ये है। दूसरी चीज ये है कि यूआईडीएआई को भी नहीं पता होता है कि कई बार, मीन्स ये रिपोर्ट ने कहा है कि यूआईडीएआई इज अनेबल टू आइडेंटिफाई द कॉज फॉर ऑथेंटिकेशन फेलियर। जो कई बार ऑथेंटिकेशन फेलियर्स होते हैं तो यूआईडीएआई को ही नहीं पता है कि ऑथेंटिकेशन फेलियर्स क्यों हो रहे हैं। तो ये भी एक विचित्र सी बात है, एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं पता है कि ऑथेंटिकेशन फेलियर क्यों हो रहे हैं। दूसरी चीज, कैग ने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब लोग जो है वो अपना बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी की शादी हो गई, लेट्स से कोई लड़की जो है उसकी शादी हुई, तो अब उनको अपना आधार जो है वो हस्बैंड का नाम उसमें ऐड करवाना है फादर की जगह पर। तो जब अपडेट करने के लिए जाते हैं तो बहुत बार ये इश्यू फेस करना पड़ता है। कई लोगों का एड्रेस चेंज हुआ, टेलीफोन नंबर चेंज हुआ, जो भी अलग अलग चीज़ें चेंज हुई, तो वो अगर आधार में चेंजेस करवाने जाते हैं तो ऑथेंटिकेशन फेलियर के बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं।
स्टार्टिंग से ही ये प्रॉब्लम भी आ रहा था कि डुप्लीकेट आधार्स, और आज भी डुप्लीकेट आधार्स जो हैं वो, यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस फैक्ट, लेकिन ये हो रहा है। एक तरफ सरकार जो है वो पैन नंबर को आधार के साथ लिंक करना चाहती है ताकि टैक्स चोरी ना हो, लेकिन आज हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर डुप्लीकेट आधार उनको मिल जाता है, और फिर वो कर्ज चोरी और ये सारी चीज़ें जो है वो जो कर चोरी, नॉट कर्ज चोरी, सॉरी, कर चोरी जो है वो मीन्स टैक्स जो उनको पे करना है तो उसकी चोरी भी चल रही है। तो व्हाट कैन यूआईडीएआई डू? सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके ऊपर नजर रखना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Many failed to comply with UIDAI's requirements on getting their operations audited annually by information system auditors. ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको हर साल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर्स जो होते हैं उनके पास से अपनी सिस्टम को ऑडिट करवाना रहता है, यानी कि एक थरो जो है वो चेकिंग करेगा ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर। लेकिन ये चीज जो है वो फॉलो नहीं करते, तो यूआईडीएआई की रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं करते, तो भी यूआईडीएआई ने इन लोगों को ये काम जो है वो सौंपा हुआ है। दिस हैज़ ए बेरिंग ऑन डेटा सिक्योरिटी, इसकी डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो डेटा सिक्योरिटी के ऊपर आती है, और ओवरऑल हमारा डेटा जो है वो काफ़ी वल्नरेबल हो जाता है कि इसकी चोरी हो जाए एक्सेट्रा। एंड वी नो के आज के ज़माने में डेटा जो है दैट इज़ ऑयल। तो ये कैग का रिपोर्ट आई होप कि एक आई ओपनर होगा यूआईडीएआई के लिए, और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी एक आई ओपनर होगा। एंड लेट्स होप के इसमें कुछ बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं, या फिर होपफुली गवर्नमेंट जो है इसमें कुछ और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के रूल्स जो हैं वो ऐड कर सकती है, ताकि ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स और उनके जो भी इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज जो हैं वो सॉल्व होकर ये आधार डेटाबेस जो है या फिर आधार के साथ जुड़ी हुई सिस्टम जो है ये रोबस्ट होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की जो लापरवाही है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे बढ़े उससे पहले डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर, ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। बिग हेडेक, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत सारे ऐसे माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करना चाहती है, और ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा इरादा है, क्योंकि बहुत सारी हमारी कोर्ट्स जो है उसमें ऐसे छोटे छोटे केसेस जो हैं, माइनर ऑफेंसेस के केसेस जो हैं वो आते रहते हैं, और इसकी वजह से कोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाती हैं, फंक्शन नहीं कर पाती। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी ऐसे माइनर ऑफेंसेस जो हैं वो सही नहीं है, और नॉन सीरियस वायोलेशंस के लिए सिटीजन्स को फिर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये कुछ ऐसे लॉज हटाया जाए तो एक बहुत बड़ा हेडेक जो है वो डेफिनेटली चला जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कोई स्टैंड लेगी तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इन सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों अभी हाल ही में हमने बात की थी सेडिशन के लॉ के साथ जुड़ी हुई, राइट, फिर क्रिमिनल डिफेमेशन और इंटरफेथ मैरिजेस को लेकर भी कुछ राज्यों ने ऐसे लॉज बनाया है। तो ऐसे नए नए जो लॉज हैं, फॉर एग्जांपल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंटरफेथ मैरिज, तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनको सरकार को हटाने की डेफिनेटली ज़रूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें कुछ स्टैंड लेना चाहिए, ताकि कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रकार के लॉज पास करने की जो कोशिश की है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बंद हो जाए। और सेडिशन के बारे में तो हमने देखा था कि कैसे इसका इस्तेमाल जो है वो एक लंबे टाइम से अलग अलग सरकारों ने किया है। 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट में बहुत सारे बदलाव किए और बहुत सारे प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। देखिए, कोई बिजनेस करने के लिए आदमी निकलता है, ज़्यादातर लोगों की बात हो रही है, मैक्सिमम लोगों की बात हो रही है, तो वो क्राइम करने के लिए नहीं जाते, वो पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए बिजनेस करते हैं। कई बार एक दो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जो पुराने लॉज हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अब बिजनेस कर रहे हैं, लेजिट बिजनेस कर रहे हैं, आपसे कोई गलती होगी तो फिर आपको जेल की सजा हो जाएगी। तो इस प्रकार के लॉज जो हैं वो बिजनेस को प्रमोट नहीं करते, इनफैक्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको बर्बाद कर देते हैं, चौपट कर देते हैं। तो सरकार ने 2020 में कुछ ऐसे जो लॉज थे कंपनीज एक्ट में, कुछ बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, और रिपोर्ट ये भी था कि 128 ऐसे प्रोविजंस हैं 28 एक्ट्स में, तो उनको भी हटाया जाएगा। लेकिन उसके बाद आई थिंक कोविड आ गया और उसकी वजह से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई। तो ये 128 प्रोविजंस जो 28 एक्ट्स में है उसको भी ख़त्म या फिर डीक्रिमिनलाइज करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट को इस काम को जल्द से जल्द करना चाहिए। फिर एक 1988 में जो चेक बाउंस के केसेस होते हैं, जिनको जो आर्टिकल 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट सेक्शन 138 इसको डील करता है,
तो इसमें भी बदलाव करने की ज़रूरत है। कई बार सिर्फ चेक बाउंस हो गया और फिर जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस पर्सन है, उसको जेल में जाना पड़ रहा है, तो ये चीज़ें गलत होती है। इसमें ऐसा भी है कि कई ऐसे चीटर्स होते हैं जो चेक देकर चले जाते हैं और फिर सामान लेकर चले जाते हैं और पता चलता है कि चेक बाउंस हो गया, लेकिन ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको तो पैसे पे ही नहीं करने, उनको भाग ही जाना है। तो ऐसे लोगों के ऊपर फिर केसेस होने चाहिए, राइट। लेकिन जो लेजिट बिजनेस कर रहे हैं तो इनके ऊपर केसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो बैड चेक के केसेस हैं, यू फाइंड कि 35 लाख जितने जो अर्ली 2021 में केसेस फाइल किए गए, तो ये बैड चेक्स के थे। और जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसमें 15% जितने जो केसेस हैं वो चेक के साथ के चेक बाउंसिंग के साथ जुड़े हुए केसेस हैं। तो इनको कोर्ट नहीं, इसके लिए जो बेस्ट है वो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि दोनों पार्टीज आमने सामने बैठ जाएं और जिस पार्टी का चेक बाउंस हुआ है वो जो पार्टी है, जो नेक्स्ट पार्टी है, जो ओपोजिशन पार्टी है, तो उसको अपने ओपोजिशन इन द सेंस जो जिस पार्टी के साथ डील की थी, तो उस पार्टी को पैसे वापस दे दे। दिस इज द बेस्ट थिंग, दिस इज द लाइक अ विन विन सिचुएशन। तो ये चीज के ऊपर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। फिर बिहार सरकार जो प्रोहिबिशन लॉ लेकर आए, जो शराब के ऊपर जो प्रोहिबिशन, तो उसकी वजह से स्टार्टिंग में बहुत सारी कोर्ट्स और प्रिजन्स जो है वो जैम हो गए। मीन्स शराब पीने पर पहले शराब की छूट थी और अब शराब ऑल ऑफ द सडन बंद कर दिया, तो फिर जिन लोगों को हैबिट थी, राइट, तो ये सारे लोगों के ऊपर केसेस हुए और फिर यू नो जेल्स और कोर्ट्स जो हैं वो जैम हो गई, कोर्ट के ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर आया और फिर फाइनली सरकार ने इसको चेंज करके मॉनिटरी पेनल्टीज लगा दी। लेकिन आज भी यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन का एक ऑप्शन है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है उसको बदलने की ज़रूरत है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, म्यूनसिपल लॉज, ये तीनों लेवल के लॉज जो हैं वो अलग होने की वजह से भी ऐसे टेक्निकल ग्राउंड्स बनते हैं जिसकी वजह से बिजनेसेस को, बिजनेस पर्सनल को परेशान किया जाता है। और कुछ ऐसे लॉज हैं, अगर आप उनको चेंज करें, उसमें कुछ सज़ा रखना चाहते हैं, तो यू कैन कीप कम्युनिटी सर्विस, राइट। कम्युनिटी सर्विस में ऐसा है कि आप लेट्स से जो आपका एरिया है वहाँ पर जो पेड़ हैं उनको पानी पिलाएंगे, रास्ते साफ करेंगे, इस प्रकार की कम्युनिटी सर्विसेज में आप आवर्स इन्वेस्ट करेंगे। तो ये कुछ ऐसी सजाएं हैं जो लेसन भी सिखा सकती है और विन विन सिचुएशन क्रिएट कर देगी। तो ऐसी कुछ नई चीज़ें भी सोचनी चाहिए, लेकिन जितना हो सके उतने अननेसेसरी लॉज को हटाने की ज़रूरत है और कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको डीक्रिमिनलाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि कोर्ट्स का जो मेन काम है वो ये नहीं है। कोर्ट्स का मेन काम तो है एक तो लॉ जो है उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, और जो हीनियस क्राइम्स हैं, तो हीनियस क्राइम्स, कॉन्ट्रैक्ट्स का एनफोर्समेंट, ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर कोर्ट्स अगर ध्यान देगी तो ओवरऑल सिस्टम के लिए अच्छा होगा। छोटे छोटे केसेस से कोर्ट अगर बिजी रहेगी तो दूसरी बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बॉटम लाइन यही है कि अननेसेसरी लॉज को आइडेंटिफाई किया जाए, डीक्रिमिनलाइज किया जाए, जिनको एलिमिनेशन की ज़रूरत है वो एलिमिनेट किया जाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज़्यादा स्मूथ बनाया जाए, राइट। बियॉन्ड बॉर्डर गावस्कर, द हिंदू का ये आर्टिकल है। वैसे ये जो टॉपिक है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इसको लेकर मैंने जो एक स्पेशल वीडियो बनाया है, इट इज़ अवेलेबल ऑन माय चैनल, तो वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कस की है। मैंने ये भी बताया है कि क्यों ये यूएई के साथ जो हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उससे भी इम्पोर्टेंट ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो डील है ये उससे भी इम्पोर्टेंट क्यों है। एज वी नो कि दोनों देश इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है इंडियन ओशियन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, इंडियन ओशियन लिटोरल स्टेट्स हैं, और दोनों अपने इकोनॉमिक टाइज को नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। अभी तक क्या था कि क्रिकेट, पीपल टू पीपल, ये सारी चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट थी, लेकिन अब स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट भी आ रहा है, राइट। चाइना को अगर हम देखें तो चाइना का बिहेवियर जिस प्रकार से हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू दिल्ली मिलकर, दे बोथ आर पार्ट ऑफ क्वाड एज वेल एज वी नो। तो बिजनेस के साथ साथ ट्रेडिशनल टाइज जो है उसके साथ साथ अब स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट भी दोनों देशों में आ रहा है। और इसकी शुरुआत हुई जून 2020 में, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और स्कॉट मॉरिसन जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके बीच में एक वर्चुअल समिट हुई थी, बिकॉज ऑफ कोविड मिल नहीं पाए। और उस टाइम पर दोनों देश ने डिसाइड किया कि रिलेशनशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया जाए। और उसके बाद फिर एक अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट को अचीव करने की कोशिश की गई। ये जब हो गया उसके बाद ये ECTA जो है उसकी तरफ हम आगे बढ़े, और अब हम गुड्स एंड सर्विसेज में
आगे बढ़ेंगे, राइट। मीन्स ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। अगेन आई वुड रेकन कि वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल्स हैं, मैं वही चीज़ यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी बोरिंग एज वेल, और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो अब ये जो नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके माध्यम से दोनों देश जो हैं वो अपने बायलैटरल ट्रेड को आने वाले 5 सालों में $50 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। 2021 में दोनों देशों के बीच में $27.5 बिलियन का ट्रेड हुआ है, और ज़्यादातर ट्रेड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे इसको बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चैप्टर हमें पढ़ने को मिलता है, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स, राइट। ये सर्विस का एक पार्ट है, और इसमें ह्यूमन रिसोर्स जो है, खास करके भारत के लोग जो हैं, लेट्स से स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो आपने मैथ्स, साइंस, इंजीनियरिंग, ऐसे कोई टेक्निकल सब्जेक्ट्स में पढ़ाई की, तो उसके बाद आपको 1.5 साल से लेकर 4 साल तक का वर्क वीज़ा ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर जाकर पढ़ाई के बाद वहाँ पर काम कर पाएंगे, जॉब कर पाएंगे, फुल टाइम जॉब कर पाएंगे, और फिर फ्यूचर में अगर लेट्स से 4 सालों के अंदर उनको अच्छी जॉब है और अच्छी पोस्ट मिल गई, तो उसके बाद वो पीआर के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हमारे उन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक डेफिनेटली अच्छी खबर है। ब्रिक्स एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। अब ब्रिक्स जो है, इसकी स्थापना की गई जब, या फिर ब्रिक्स का जैसे जैसे फॉर्मेशन होता गया, तो जो सोचा नहीं था आज उस डायरेक्शन में ब्रिक्स जो है वो जा रहा है। पहले ब्रिक्स जो है वो इकोनॉमिक कंसिडरेशन नहीं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की वजह से रशिया और चाइना जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आए। फिर दोनों ये आरसी बने जब, तो उसके बाद कुछ समय के बाद इंडिया इसमें ज्वाइंट हो गया, तो आरआईसी बन गया ये। फिर ब्राज़ील ज्वाइंट हुआ तो बीआरआईसी बना, और फिर साउथ अफ्रीका ज्वाइंट हुआ फाइनली, तो BRICS, ब्रिक्स बन गया ये, राइट। अब ये जो ब्रिक्स हैं, उसका मेन जो एक पर्पस था वो ये था कि ये सारे के सारे ब्रिक्स नेशंस जो हैं ये डेवलपिंग देश हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड से काफ़ी अलग है, और वेस्टर्न वर्ल्ड की एक हेजीमोनी थी, एक उनकी जो पकड़ थी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड बैंक और IMF की। तो वर्ल्ड बैंक और IMF की हिस्ट्री को देखेंगे तो इसमें किस देश का सबसे ज़्यादा एक प्रभाव रहा है, तो दैट इज़ USA। कि USA के ही चीफ जो है वो, USA के ही लोग जो हैं वो ज़्यादातर WB और IMF में अच्छी अच्छी पोस्ट पर थे, उनकी ही चलती थी। तो एक प्रकार से ये वेस्टर्न वर्ल्ड ही अलग अलग देशों को जब भी फाइनेंस की ज़रूरत होती थी तो ये प्रोवाइड करता था। फिर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, उनकी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देना, ये सारी चीज़ें जो है वो एक लंबे समय से चलती आ रही थी। फिर ब्रिक्स देश जो है धीरे धीरे जैसे ये डेवलपिंग स्टेटस मीन्स डेवलपिंग होते गए, तो उन्होंने सोचा कि एक अल्टरनेटिव सिस्टम हम क्रिएट करें, राइट। कि ये जो नॉन वेस्टर्न स्टेट्स हैं ये मिलकर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्रिएट करें, और जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ट्रेडिशनल यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF, तो उनको एक प्रकार से ऐसा नहीं नेगेटिवली, लेकिन एक ऑप्शन के तौर पर भी एक नई सिस्टम भी होनी चाहिए, और उनको चैलेंज भी करना था। तो ब्रिक्स ने एक ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की $100 बिलियन से, और अलग से $100 बिलियन भी रखे गए एज एन फॉर अल्टरनेटिव पर्पस, के कोई नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड के देश हैं, उनको पैसों की ज़रूरत है इमरजेंसी के टाइम पर, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है एक्सेट्रा, तो आपको ये ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जो है वो भी लोन देगी। तो अब लेट्स से श्रीलंका है, तो श्रीलंका के पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे कि वो IMF के पास भी जा सकता है, वो वर्ल्ड बैंक के पास भी जा सकता है, और वो ब्रिक्स बैंक के पास भी, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के पास भी आ सकता है, और सबसे बेस्ट जो डील मिलेगी उसके पास से लोन लेकर आगे बढ़ सकता है। और लोन के साथ साथ क्या होता है कि इन सारे देशों का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जो है वो भी बढ़ता जाता है। तो ये ब्रिक्स के राज्य जो है उनकी स्टार्टिंग जब हुई तो वो यही था कि पहले रशिया और चाइना का जो मिलाप हुआ वो जियोपॉलिटिक्स को लेकर था, लेकिन उसके बाद अब नई नई चीज़ें इसमें ऐड होती गई। अब देखिए ये सारे देशों की वेस्टर्न वर्ल्ड से एक प्रकार की हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक डिसएग्रीमेंट्स भी हैं। ब्राज़ील की बात करें जो लैटिन अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेफ्ट सोशलिस्ट टेंडेंसीज हैं, और लैटिन अमेरिका के देश जो है वो नॉर्थ अमेरिका की जो
डिक्टेट्स हैं, वो कहता है ये करो वो करो, तो इससे ये सारे देश जो है वो काफ़ी नाराज़ रहते हैं। इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि अमेरिका जो है वो उनकी पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करे। सेम थिंग गोज विद ब्राज़ील एज वेल, ऑफ कोर्स इट इज़ पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। रही बात साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका में भी ऐसा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की जब भी बात आती है तो पुराना जो साउथ अफ्रीका का जो इश्यू चल रहा था अपार्थाइड का, ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। रशिया और इंडिया जो देश हैं तो अपनी खुद की मॉरल वैल्यूज़ पर चलते हैं, ना कि वेस्टर्न वर्ल्ड की मॉरल वैल्यूज़ पर। और ये जो यूक्रेन में इश्यू चल रहा है तो इट हैज़ प्रोवाइडेड एन एक नई तक है, एक नई अपॉर्चुनिटी है इन ब्रिक्स के पास कि अब एक रियल मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो क्रिएट करने का एक चांस मिल रहा है। देखिए, रशिया, इंडिया एंड चाइना जो है वो एक ट्रायंगल बना सकते हैं। देखिए, मॉस्को के बिना रशिया को निकाल कर तो ये ब्रिक्स जो है वो ऑपरेट नहीं हो पाएगा, राइट। ना तो इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ना तो चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका मिलकर कोई अलग ग्रुप बना सकते हैं। रशिया जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। और अब रशिया जो है वो अपना ऑयल एंड गैस अगर वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं बेच पाएगा, अभी तो यूरोप उनसे खरीद रहा है, लेकिन चाइना कह रहा है कि हम आपसे एनर्जी जो है वो खरीदने के लिए तैयार है। चाइना को एक नया सोर्स ऑफ एनर्जी मिल गया, डिस्काउंट पर ये सारी एनर्जी मिल रही है, और दोनों लैंड बाउंड्री भी शेयर करते हैं, तो पाइपलाइंस और ये सारी चीज़ें जो है वो चाइना स्थापित कर देगा। रशिया अपना गैस जो है वो डायरेक्टली चाइना को डिस्काउंट प्राइस में बेच देगा। तो ये बीजिंग और मॉस्को के बीच में एक नया एक्सिस जो है वो बनता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। दूसरी चीज आपको पता होगा कि भारत की बहुत सारी कंपनीज ने रशियन ऑयल एंड गैस सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट किया है। तो अगर नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है रशिया और चाइना के बीच में, तो भारत की कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट करके भी यहाँ पर फायदा उठाना चाहेंगी। तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, हमारे लिए बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। इसके साथ भारत को भी डिस्काउंट में ऑयल देने की बात है, और रूपी रूबेल क्रॉस करेंसी पेयरिंग करने की हम बात कर रहे हैं। तो एक तरफ हम स्विफ्ट के मेंबर भी रहेंगे और दूसरी तरफ हम रशिया के साथ बड़े लेवल पर हम उनके साथ बिजनेस भी करेंगे। तो ये भारत के लिए भी ये एक ऑफ कोर्स फायदे की बात है। और जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट में हमें ऑयल मिल रहा है, तो भारत इसका इस्तेमाल क्यों ना करे। दूसरी चीज कि हर जगह पर डॉलर का इस्तेमाल होता है, तो इसकी वजह से यूएसए जो है वो सैंक्शंस लगा सकता है, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो अब एक अल्टरनेटिव करेंसी के तौर पर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि डॉलर को हटाकर इंडियन रुपी में पूरी दुनिया ट्रेड करेंगे, नहीं, लेकिन एटलीस्ट जितने देश अगर करना चाहें इंडियन रुपीज में वो हमारे साथ ट्रेड करने के लिए तैयार हैं, तो डेफिनेटली इसको पुश करने की हमें ज़रूरत है, इसमें हमारा ही फायदा है। और आप देखिए, ये न्यू दिल्ली ने जो हम एब्सटेन रहे, हमने वोटिंग नहीं की, तो अब हमारी प्रोफाइल थोड़ी इम्प्रूव हो गई है। जापान के पीएम यहाँ पर आए थे, आपको याद होगा, राइट। फिर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स आए थे, यूके के फॉरेन मिनिस्टर आ गए हैं। इनफैक्ट चाइना के वैंग यी जो हैं वो भी भारत की यात्रा पर आए थे। ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आ चुके हैं, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। ये सारे देशों के साथ ये रशिया और यूक्रेन वाला इश्यू जो है वो डिस्कस करता है भारत। तो धीरे धीरे भारत की प्रोफाइल जो है वो इम्प्रूव हुई है। सब कोई जानता है कि भारत के रिलेशनशिप जो है वो रशिया के साथ काफ़ी अच्छे हैं, तो वो अपने अपने पॉइंट्स जो हैं वो हमारे सामने रखते हैं और फिर हम भी उनकी बात सुनते हैं एक्सेट्रा। तो एनीवे वी आर इन स्पॉटलाइट, बट टुगेदर दिस आरआईसी जो है रशिया, इंडिया, चाइना, इसका फैक्ट ये भी है कि 22% ग्लोबल जीडीपी जो है ये 3 देश रिप्रेजेंट करते हैं, और टोटल जो गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट है तो दुनिया का 16% जो है वो ये देश मिलकर करते हैं। तो अपने आप में ये 3 देश की पार्टनरशिप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये ब्रिक्स जो है वो अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है। जिस प्रकार से आप देखिए यूरोप में क्या हुआ कि यूरोप के बहुत सारे देश जो हैं वो अब एक अपना खुद का एक ग्रुप बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा था कि ये नेटो वेटो कुछ नहीं, हम खुद अपना खुद का यूरोपियन यूनियन जो है वो खुद अपना एक ग्रुप बनाए, हम हमारी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने हाथों में ले। कई बार यूएसए ने ये भी कहा है कि हम किसी के कर आपके इश्यूज चल रहे हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज, तो सारी चीज़ें हम पर मत थोप दीजिए, हम सारी जगह पर आ जा नहीं सकते। अफगानिस्तान एक एग्जांपल है कि सिर्फ अकेला यूएसए कुछ नहीं करेगा, अगर आप चाहते हैं शांति रहे तो आप भी अपने जेब में से पैसे निकालिए। तो अब ये थोड़ा बहुत डिवीजन जो हो चुका है, तो ब्रिक्स भी अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको देखेगा, और ब्रिक्स भी अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप के तौर पर रिप्रेजेंट करेगा, और मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ब्रिक्स के सामने आती है। आई होप ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी।
नेशन अवेट्स ए CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अनफॉर्चुनेटली जनरल बिपिन रावत साहब जो हैं उनका निधन हो गया 9 दिसंबर को। जो एक्सीडेंट हुआ था तो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ ये। और तब से फिर जो हमारे आर्मी चीफ है जनरल MM नरवाणे साहब, तो उनको CDS का एडिशनल चार्ज जो है वो दिया गया है। लेकिन CDS का जो मेन काम था, स्ट्रेटेजिक इश्यूज है, ये सारी चीज़ें अभी फॉर टाइमिंग फ्रीज हो चुकी हैं। और खबर ये आ रही है, ये आर्टिकल जो लिखा है वो भी एक टॉप मिलिट्री पर्सन, रिटायर्ड पर्सन ने लिखा है। तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है उनकी नज़र अब एक लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं उनके ऊपर है कि ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं अभी, और इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS जो है वो बनाया जाएगा। यानी कि जैसे ही जो MM नरवाणे साहब हैं वो रिटायर होंगे तो उनकी जगह पर मनोज पांडे साहब आ जाएंगे। दूसरी जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है वो ये है कि अभी जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार, तो क्या है कि CDS नहीं है तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि CDS जो है तो ऑफ कोर्स CDS एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, और जब से CDS की अपॉइंटमेंट हुई है, CDS रोल जब क्रिएट किया है, तो हुआ ऐसा कि डिफेंस सेक्रेटरी जो है उनका रोल काफ़ी लिमिटेड हो गया है। लेकिन अब CDS कोई फुल टाइम CDS नहीं है, तो डिफेंस सेक्रेटरी जो है ये अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, और ख़ास करके डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो है तो उसमें अपने आप को और ज़्यादा अपने रूट्स जो है उनको और ज़्यादा डीप करना चाहते हैं। जब DMA की स्थापना हुई, ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की स्थापना हुई, तो उस टाइम पर जो डिफेंस सेक्रेटरी थे संजय मित्रा, तो उन्होंने कहा था कि अब गवर्नमेंट को डिफेंस सेक्रेटरी की ज़रूरत नहीं है, और कहा कि मिलिट्री जो है उनका डिफेंस पॉलिसी को फॉर्मुलेशन में डिफेंस पॉलिसी आप बना रहे हैं तो उसमें डिफेंस सेक्रेटरी का नहीं, लेकिन आप जो मिलिट्री हैं उनका ओपिनियन लीजिए, उनका रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो एक हमारे एक्स डिफेंस जो फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने ये बताया कि अब डिफेंस सेक्रेटरी की कोई इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पर हम ये भी देखने को मिलता है, देखते हैं कि अभी डिफेंस सेक्रेटरी है लेकिन उनका रोल काफ़ी लिमिटेड हो चुका है। लेकिन अब क्योंकि CDS नहीं है तो अब ये डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो 4 सेक्रेटरीट्स जो है उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटिंग सेक्रेटरी हैं MOD के। तो इसमें आपके CDS की जो मल्टीटास्किंग है वो चीज़ें आ गई, फिर DMA के सेक्रेटरी के तौर पर काम करना, और ये सारी चीज़ें और डिफेंस सेक्रेटरी के ऊपर रहता है CDS व्हेन इट कम्स टू वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। लेकिन क्योंकि फुल टाइम कोई CDS नहीं है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसी बात इस आर्टिकल में है, राइट। हमें समझनी है कि पर्दे के पीछे ये सारी चीजें चल रही है। Besides articulating defense policy, the defense secretary is responsible for capital acquisition, international defense cooperation and minor routine issues. डिफेंस सेक्रेटरी की जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो डिफेंस पॉलिसी के साथ साथ कैपिटल एक्विजिशन करना, इंटरनेशनल डिफेंस कोऑपरेशन करना, छोटी बड़ी जो भी रूटीन चीज़ें होती है वो होती हैं। और ये जो डिफेंस की बात मीन्स ये जो मिस्टर कुमार हैं डिफेंस सेक्रेटरी की बात करें तो हाल ही में उन्होंने एक एडवाइज़र के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद खानधारे को अपनी टीम में लिया है। और दूसरी तरफ जब हम जो इंटरनेशनल डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हैं तो उसमें ट्राई सर्विस टीम होती है, तो इसमें एक IFS ऑफिसर होते हैं और उनके साथ एक IS ऑफिसर भी होते हैं, तो ये टीम भी उनके पास तैयार है। तो बेसिकली यहाँ पर ये आर्टिकल ये कह रहा है कि जितना लेट होगा CDS को अपॉइंट करने में उतना ही डिफेंस सेक्रेटरी जो है उनको चांस मिलेगा कि वो अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बनाते जाएंगे। और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स कुछ ऐसे इसमें बातें बताई गई हैं इस आर्टिकल में कि सरकार ने जानबूझकर 2 जो लेफ्टिनेंट जनरल्स थे जो जनरल पांडे हैं उनसे सीनियर्स थे, तो वो 31 मार्च 2022 तक रिटायर हो गए ये दोनों जनरल्स। तो तब तक सरकार जो है वो उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि सरकार जो है वो जनरल पांडे को ही जो COAS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहती है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ये जो सरकार की अपॉइंटमेंट की पॉलिसी है ये कंसिस्टेंट नहीं है। ये रूलिंग पार्टी को जैसे अच्छा लगता है उस हिसाब से चीज़ें जो हैं वो होती हैं। ये आर्टिकल कह रहा है, पायोनियर का ये आर्टिकल है। और जनरल रावत जो थे
उनके साथ भी ऐसा हुआ था, मीन्स उनको जब अपॉइंट किया गया तो उनसे भी सीनियर लोग थे, लेकिन उस टाइम पर सरकार ने ये कहा कि जनरल रावत जो हैं उनको आर्मी चीफ इसलिए बनाया गया है क्योंकि उनके पास जो काउंटर इंसर्जेंसी का जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में और यूएन पीस कीपिंग में जो एक्सपीरियंस है वो दूसरे सीनियर्स से एक्सेप्शनल है, आउटस्टैंडिंग है, इसलिए उनको दो लोग लाइन में थे तो बाईपास करके उनको आर्मी चीफ बनाया गया। तो अब देखते हैं कि एक तरफ आर्टिकल ये इंडिकेट कर रहा है कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो नहीं चाहेंगे कि सीडीएस जल्दी कोई अपॉइंट हो, और दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है उसने एक लैग किया है इसमें, कि गवर्नमेंट सीडीएस को जब अपॉइंट किया गया तब कहा कि 70 ईयर्स तक सीडीएस नहीं था तो हमने वो किया, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद नंबर मीन्स नेक्स्ट सीडीएस कौन होंगे वो अभी तक सरकार ने कुछ कहा नहीं है, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो इसको लेकर काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं और ये एक चिंता का विषय भी है, इजंट, क्योंकि एक तरफ हमारे चाइना हमारा एक दुश्मन, बड़ा दुश्मन है, एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है और हमारे पास चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं है, और किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अपॉइंट करने के लिए फिर आप डिले कर रहे हैं, तो इट इज़ बेटर कि उनको डायरेक्टली अपॉइंट किया जाए। लास्ट टाइम भी ऐसा मीन्स जनरल रावत साहब के टाइम पर अगर किया था तो इस बार भी क्यों नहीं किया जा सकता। बट एनीवे, अब ये नेशनल लेवल की या फिर टॉप लेवल की बातें हैं, तो ये आर्टिकल जो लिखा है, जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है तो ऑफ कोर्स वो रिटायर्ड, एक अच्छी पोजीशन पर रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने आर्टिकल को लिखा है, तो थोड़ा बहुत हमें इस पर विश्वास कर सकते हैं हम कि उन्होंने जो चीज़ें लिखी गई हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो जो बता रहे हैं वो एक्सेप्टेबल, या फिर हम मान सकते हैं कि उन्होंने जो कहा है वो ऐसा ही हो रहा है। पर देखते हैं अब आगे इसमें क्या होता है, राइट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से, बट ये एक सिनारियो है हमारे सामने। 1950 ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इज अ बायलैटरल ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? कौन सा ऐसा देश है जिनके साथ हमारी 1950 की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है? 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थोड़ी मेरी आवाज़ आपको अलग लगी हो, थोड़ी कम एनर्जी फील हुई हो तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम स्टिल नॉट वेल, राइट, इतनी अभी तबीयत जो है वो बैक टू नॉर्मल नहीं हुई है। थिंग्स आर इम्प्रूविंग नो डाउट, लेकिन स्टिल ये जो जो एक नॉर्मल आप हेल्थी होते हैं और कुछ होता है तो उसमें एक डिफरेंस तो आ ही जाता है, वो झलक मिल ही जाती है उसमें। सो दैट्स द थिंग बिहाइंड माई थोड़ा बहुत पॉजेस लिए, थोड़ी बहुत एनर्जी कम फील हो रही है, तो उसके पीछे रीज़न इज हेल्थ। सो दैट्स एवरीथिंग, आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।